हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में, जिसका शीर्षक है पुरस्कार आपको पता है किसके द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई एक कहानी है जिसको हम आज डिटेल में सुनेंगे और समझेंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम कहानी को जान लेते हैं कि इसकी कहानी क्या थी, यानी एक छोटी लघु अगर स्टोरी, इसकी कहानी अगर पूछी जाती है तो वो आप कैसे लिखेंगे, ये छोटी छोटी लाइंस मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, कहानी में ये जो कौशल देश है वो एक यूपी का एक राज्य माना जाता था। उस समय की बात है जब हमारा भारतवर्ष बहुत विशाल हुआ करता था। उसमें कौशल एक देश माना जाता था। कौशल देश में एक उत्सव मनाया जाता था जिसे कृषि का उत्सव माना जाता था। कहा जाता था कि कृषि का जो उत्सव है वो राजा के द्वारा मनाया जाता था। अब उस दिन महाराज किसी भी कृषक की भूमि, यानी जब राष्ट्रीय उत्सव होता है कृषि का, तो उस दिन महाराज किसी भी कृषक की भूमि को खुद से जोतते थे, यानी खुद वो उसकी खेती करते थे और उसके इनाम के रूप में वो उसको ढेरों स्वर्ण मुद्राएं देते थे, ताकि जो किसान ने जिसकी ज़मीन ली है, धरती ली है, वह अपना जीवन भली भांति व्यतीत कर सके। भविष्य में खेत की देख रेख भी उसी के हाथों में रहती थी। किसके हाथों में रहती थी? राजा के हाथों में। इस वर्ष वाराणसी युद्ध के अंतम वीर सिंह मित्र की कन्या मधुलिका का खेत में जो चुना गया था, यानी वाराणसी युद्ध में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा रहे हैं वीर सिंह मित्र, उनकी पुत्री मधुलिका, जो उनके स्वर्गवास होने के बाद उसकी ज़मीन उसके हिस्से में आई थी, उसका खेत महाराज ने चुना। महाराज आए और खेत की बुआई में स्वयं मधुलिका ने महाराज को सहयोग दिया। जैसे कि रीत थी उस देश की कि खेती जो है राजा करते हैं किसी भी एक किसान का जो खेत है चुनने के बाद। अब जब कौशल नरेश ने पुरस्कार स्वरूप मधुलिका को स्वर्ण मुद्राएं दी, यानी कि इनाम के रूप में जब मधुलिका को उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं दी, तो उसने उनको वापस, यानी कि एक तरह से बोलते हैं न्यौछावर कर दिया, उसके ऊपर जो है बिखेर दी। सभी हैं जो वहाँ पे आश्चर्यचकित हो गए। महाराज भी खिन्न हो गए, यानी वो इरिटेट हो गए। मंत्री ने कहा, अबोध क्या बक रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार किया, यानी कि जो राज के तरफ से तुम्हें इनाम मिला है उसको तुम ऐसे कैसे तिरस्कृत कर सकती हो? तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है। फिर कौशल का तो यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है, यानी कि एक नियम है, जो जिसकी ज़मीन लेते उसको इनाम दिया जाता है। लेकिन मधुलिका ने कहा, राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा होती है। महाराज को भूमि समर्पण करने में मेरा तो कोई विरोध नहीं था, मैं भूमि देने के लिए तैयार थी, लेकिन मैं मूल्य स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मधुलिका ने जो मुद्राएं हैं वो स्वीकार नहीं की। अब यहाँ पे जो ऐसा सीन जो चल रहा था वो मगध का राजकुमार भी देख रहा था। मधुलिका स्वाभिमानी होने के साथ साथ अत्यंत सुंदरी भी थी। अब जो मगध का राजकुमार है वो तो उसको देखकर जो है बिल्कुल से अनुरुक्त हो गया, फ्लैट हो गया उस पर। और उत्सव समाप्त होने के बाद महाराज चले गए। मधुलिका एक पेड़ के नीचे मगन होकर बैठ गई। रात्रि हो चुकी थी कि सहसा कोयल की एक कूक सुनाई देती है। सोई हुई मधुलिका जाग गई। मगध के राजकुमार ने कहा कि मगध का राजकुमार, तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ, यानी कि तुम्हारे आज्ञा मैं प्रणय निवेदन करता हूँ। मेरी हृदय की भावना अवकुंठन में रहना नहीं चाहती, यानी कि मैं अपनी फीलिंग सब छुपाना नहीं चाहता। उसे अपनी मतलब बताना चाहता वो। इस पर मधुलिका ने उसको टोक दिया और वो बोली, राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करने वाली। ऐसे उसकी बात वो है। तो ये कहकर वो चुप हो जाती है। और मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपहास न करो, यानी कि मेरा मजाक मत बनाओ आप कि आप इतने बड़े राजकुमार होने के बावजूद भी मुझे निवेदन कर रहे हैं। लेकिन यह अनुग्रह मधुलिका ने स्वीकार नहीं किया उसका। राजकुमार चोट खाकर लौट पड़ा, यानी उसको हार्ट हुआ। मधुलिका सजल नेत्रों से अश्व के पीछे उड़ती धूल को देखने लगी, यानी कि जो वो जा रहा था उसके घोड़े के द्वारा जो धूल उड़ाई जा रही थी उसको देखकर वो सजल नेत्रों से, यानी कि उसकी आंखें भर आती हैं। अब मधुलिका दूसरे खेतों पर काम करके अपने निर्वाह करने लगी। शरीर से जर्जर, यानी पतली सी, और मुख पर तेज था। एक दिन आकाश में बादल घिर आए, वर्षा और ओलों की संभावना हो गई। वह आज से 3 वर्ष पहले की बात सोचने लगी, जब मगध के राजकुमार ने उसके सामने प्रणय निवेदन किया था। उसका मन आनंद और खिन्नता से भर गया। वर्षा हो रही थी, तभी किसी ने द्वार खटखटाया। मधुलिका ने जब अपनी कुटिया का द्वार खोला तो उसे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। जब उसने मगध के राजकुमार को अपने सामने पाया तो उसने मधुलिका को बताया कि अब वह मगध का विद्रोही और निकाला हुआ राजकुमार है।
मधुलिका ने उस अंधकार में भी हंस पड़ी। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत एक अनाथनी कृषक बालिका के द्वारा, और यह भी एक विडंबना है, तो भी मैं आपके स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। मधुलिका और अरुण बातें कर रहे थे कि अरुण ने बताया कि अब वो एक नए राज्य की स्थापना करना चाहता है और उस राज्य मैं आपको ही बनाऊंगा। तो मधुलिका इस पर खुश हो जाती है। अरुण ने कौशल राज्य को हथियाने के प्रस्ताव मधुलिका के सामने रखा और मधुलिका ने कहा कि जो कहोगे वही करूंगी। तो मधुलिका ने कौशल नरेश के पास जाकर दुर्ग के पास वाली जमीन, किले के पास वाली उबड़ खाबड़ जमीन मांग ली, जिस पर सैनिक जो अपनी प्रतिक्रियाएं करते थे, अपनी जो प्रैक्टिस करते थे। अब इस पर उसको ये ध्यान आता है कि मैं एक ईमानदार और एक योद्धा की पुत्री हूँ, मैं देश के प्रति गद्दारी नहीं कर सकती। उसने ये बात किसको बता दी? कौशल नरेश को बता दी, यानी महाराजा को बता दी कि भी ऐसे ऐसे पर जो है हमला होने वाला है। तो वो सतर्क हो गए। उन्होंने अरुण को, यानी कि जो राजकुमार था, मगध का राजकुमार, उसको पकड़ लेते हैं वो और उसको प्राण दंड दे देते हैं। मधुलिका पर कौशल नरेश जो है प्रसन्न होते हैं और उसको कहते हैं कि जो तुम्हें पुरस्कार में चाहिए तुम ले सकती हो। तो वो पुरस्कार में क्या मांगते? प्राण दंड मांगती है, क्योंकि वो उसकी अनुग्रही हो चुकी थी, अरुण को पसंद करती थी। वो कहती कि मुझे सिर्फ प्राण दंड चाहिए। अरुण के समीप जाकर जो है खड़ी हो जाती है। तो ये इसकी छोटी सी कहानी है